हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 22 अप्रैल को हम लोगों ने एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया था क्लास के साथ, और यहाँ मैं उसके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, जो पहले हमारे पास फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे, दे वर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास चेंजेस, ट्रू और फॉल्स। बॉडी को चार्ज करने पर मास पे क्या असर पड़ता है? तो आंसर है कि मास बदलेगा, ये ट्रू है। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, अगर नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो गेन करेगी। सो पॉजिटिव चार्ज में मास डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज में मास इंक्रीज करेगा। इन बोथ केसेस द मास मस्ट चेंज। दूसरा है, इफ अ बॉडी इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, देन दे विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर। अगर हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो कि न्यूट्रल है और एक ऐसी बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज है, और उनको हम आसपास लाते हैं, तो वो एक दूसरे पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे। जस्ट इमेजिन हमारे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है या रॉड है, और इसके पास हमने ये मेटल की बॉल लिया है, तो यहाँ पर इंडक्शन की वजह से चार्ज आ जाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी एन अट्रैक्शन। तो ये फॉल्स हो गया कि कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा। So this statement is false because the other body will attain some charge because of the electrical induction. Dipole moment is a vector quantity which is directed from positive to negative. तो ये स्टेटमेंट आधा सही है। डाइपोल मोमेंट P होता है एंड इट इज Q into 2L। ये एक वेक्टर होता है, बट दिस वेक्टर इज फ्रॉम -2 to +2। तो ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन -2 to + होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, ट्रू। जब आप फ्लक्स को डिफाइन करते हैं तो फ्लक्स को डिफाइन करते समय आप लिख देते हैं E.ds, और यहाँ ये जो ds होता है ये एरिया होता है। So area is treated as a vector in certain cases. Flux is among one of them. So statement is true. If a conductor is kept in an electric field lines may pass through it. That is wrong. Electric field lines cannot exist inside a conductor. Inside a conductor, electric field is 0. So question number 5 is again false. Question number 6. यहाँ हमने कुछ मिस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्चुअली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है। फोर्स बिटवीन टू फिक्स पॉइंट चार्जेस इन स्पेस इज स्मॉलेस्ट इन वैक्यूम। दिस इज ट्रू। आपको कूलम्स लॉ में ये मालूम है, सॉरी दिस इज फॉल्स। कूलम्स लॉ में ये मालूम है आपको 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज कूलम्स लॉ। और अगर किसी मीडियम में जाते हैं आप तो ये हो जाता है, इफ आई राइट इट एज F0, तो ये हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² इंटू K आ जाता है। And if I divide both of them, so it would be K, and because K is always greater than 1, so F0 upon F is always greater than 1, यानी कि F0 is greater than F। तो हम जब ये कह रहे हैं कि थोड़ा सीरियल ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा। 4th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन फॉल्स हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फोर्स बिटवीन टू फिक्स पॉइंट चार्जेस इन स्पेस इज स्मॉलेस्ट इन वैक्यूम। यानी कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, सपोज Q1 Q2, और ये किसी डिस्टेंस पे रखे हैं R, और इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स तब सबसे कम होगा जबकि वो वैक्यूम में होंगे। अगर किसी मीडियम में इतने डिस्टेंस पर रखेंगे तो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा।
ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, विच इज रॉन्ग, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। सो ये ध्यान रखने वाली बात है कि दो चार्जेस के बीच में गिवन सेपरेशन के लिए वैक्यूम में लगता हुआ फोर्स लार्जेस्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, when a body is charged by electrical induction, the charge on it must be equal to the charge on the another body kept near it. तो ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 ये भी फॉल्स हो जाएगा। 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर अब हम आते हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि अगर ये बॉडी है, सपोज एक रॉड, और यहाँ पर एक मेटल की कोई दूसरी बॉल रख दी हमने, तो इससे इंडक्शन होगा, यहाँ पर कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि वहाँ जो चार्ज पैदा होगा वो इसके बराबर ही होता है। दिस इज अगेन नॉट कंपल्सरी, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में और डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं होता है। देयर इज अ रूल रिगार्डिंग इट, और वो रूल हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ प्लेन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, अगर एक शीट है, इस पर कुछ चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज रख दिया गया Q, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए शीट पर कुछ चार्ज है और r डिस्टेंस पर हम फील्ड निकाल रहे हैं, तो फील्ड जो भी आएगा वो r पर डिपेंड नहीं करेगा। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में आप ये प्रूव कर चुके हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है थिन शीट के केस में। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन r, सो दिस इज ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्रू। Question number 9, charge of a system is constant. This is again false. You might be surprised on this answer. This is false. Read the statement carefully. It is written charge of a system is always constant. It should have been charge of an isolated system is always constant. अगर system isolated नहीं है तो charge constant नहीं होगा. So this statement is false. Dielectric constant does not have units. ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला लिखा गया है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ फोर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डज नॉट हैव यूनिट्स इज करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी शुड राइट द आंसर्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस विद सर्टेन लॉजिक्स. So question number 1 is true, question number 2 is false, question number 3 is false, question number 4 is true, question number 5 is false, question number 6 is false, question number 7 is false, 8 is true, 9 is false and 10 is true. This is the overall pattern. Now we will move on to fill in the blanks, which were again a set of 10 questions. The SI unit of electrical permittivity, so it is denoted by epsilon naught, and on the basis of Coulomb's law you may write F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and over here you may write it as 1 upon 4 pi Q1 Q2 upon FR square, and that means the unit must be Coulomb square per Newton per meter square. In certain answer sheets that I have seen, some of the students have written farad per meter. That is also correct, but this can only be written only when this unit is introduced, because I have not introduced that, so I was expecting this as the answer. In your examination you may write any of these two. Electric field is, this was question number 11. So in the blank space you may write this or you may write this in question number 11. In question number 12, electric field is conservative in nature. Just like you have studied in class 11, gravitational field is conservative in nature, electric field is conservative in nature. Question number 13, Gauss theorem can only be applied in case of a dash surface. So closed surface. In Gauss theorem you need to have some surface which is enclosing a charge, only then it is used. If it is not so, you imagine a surface which encloses it. Question number 14.
The total force on an electric dipole kept in a uniform electric field 0. The total charge on a dipole in a uniform electric field is 0. The two charges are experiencing force plus QE and minus QE, and if you add them vectorially the answer is 0. And that is why it does not translate, it only rotates. Question number 15. The electric field lines of two nearby charges exert electrical pressure on each other if the charges are like charges. Question number 15. Like charges. Or you may write charges if the charges are of same nature, because this property represents that the charges are repelling each other, and repulsion is possible only if both charges have similar nature. Then question number 16. Dash is the quanta of charge. So electron is the quanta of charge. Question number 17. Length of an ideal dipole is negligibly small. Negligibly small. An ideal dipole is one in which the length of dipole is almost 0 and the charges making that dipole are almost infinitely large. So the length is vanishingly 0. Question number 18. Repulsion is the surest test of charging. If two bodies are repelling, it means both have charge. Repulsion is the surest test of charge. 19. Electric field near a charged conductor having charge density sigma. So it is sigma by epsilon naught. It has been discussed in case of a thick conducting metal plate as well as a charged conductor. Spherical shell case. 1 coulomb charge is 6.25 into 10 to the power 18 times the charge of an electron. That is the definition of 1 coulomb that has been discussed in detail in the video. So these are first 20 questions, and the MCQ section I will discuss in the next video. Thank you.